हेलो एवरीवन, वंस अगेन हाउ ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वाईसीटी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज अपना ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पर, कंक्रीट के कंपोजिशन पर, और साथ में आगे चलकर बताएंगे कि किस इंग्रेडिएंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट कैसा होना चाहिए। इन सब तथ्यों पर हम लोग बातचीत एक एक करके करेंगे, ठीक। और सेशन को आप लोग जो है अभी चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, आप लोग को शेयर ऑप्शन मिल रहा होगा, आप लोग चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। और एक सबसे जरूरी बात जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि सेशन को आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए इतना डीप में मैं आप लोग को पढ़ाता हुआ बताता हुआ चल रहा हूं। कल के क्लास की पीडीएफ आप लोग को नहीं मिल पाई थी किसी कारणवश, वो आज आप लोग को मिल जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में मैं एक पेड ग्रुप आप लोग का आज बनाऊंगा, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो आप लोग को सारे जो पीडीएफ वगैरह है मैं उस ग्रुप में ही शेयर करता, लेक्चर बाय लेक्चर चलूंगा, तो आप लोग को बढ़िया लगेगा, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हुए अपने चलते हैं लेक्चर के दूसरे पार्ट पर। और इस पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, कि हम लोग पूरा का पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी लिख लिख कर पढ़ेंगे, वन बाय वन, एक एक सेंटेंस बाय सेंटेंस लिख कर पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या है भाई, चलिए चर्चा में शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर था अपना चैप्टर 2, यहीं से आज बात करनी थी। चैप्टर 2, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के संघटक, कंक्रीट के संघटक, ठीक। इसी से कहानी हमारी आपकी शुरू होगी, ठीक है भाई। चलिए, क्या संघटक है? सबसे पहला आप जानते हैं कंक्रीट में क्या क्या होता है, यू ऑल नो दैट, कल इस पर बात हो चुकी थी। न्यू जनरेशन कंक्रीट में सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर, एडिटिव मटेरियल। जबकि ओल्ड जनरेशन कंक्रीट में हम लोग जो ओल्ड जनरेशन या कन्वेंशनल कंक्रीट पढ़ रहे थे, उस कन्वेंशनल कंक्रीट में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा था, तो भाई उसमें सीमेंट था, एग्रीगेट था, वाटर था। तो हम लोग एक एक इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पहला इंग्रेडिएंट दैट इज सीमेंट, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहला इंग्रेडिएंट। तो यहां आपको ये नहीं पढ़ना कि सीमेंट कैसे बनाते हैं, सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, ये चीजें यहां नहीं पढ़नी है। ये चीजें आप बिल्डिंग मटेरियल में हमारे साथ डीप में पढ़ेंगे। यहां आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई किस तरह की कंक्रीट बनाते समय किस तरह का सीमेंट प्रयोग करें, सीमेंट को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि आईएस 456 के बारे में, और वही आपको सीमेंट के बारे में रिकमेंडेशन देता है। तो क्या रिकमेंडेशन देता है? आईएस 456 पर चलते हैं। पहला आर्टिकल जो है उनका, पहला आर्टिकल जो है 456 का, उस आर्टिकल की तरफ ही चलते हैं और वहीं से बातचीत अपनी शुरू करते हैं, ठीक है। कहां है वो आर्टिकल भाई? आईएस 456, ठीक है। चलिए, यहीं से, इस आर्टिकल से ही हम लोग की शुरुआत होगी, हम लोग यहीं से बातचीत करेंगे और इस आर्टिकल को हम लेकर चलते हैं, एक एक कहानी पर चर्चा करते हुए बात को आगे ले चलेंगे, ठीक है। क्या कहानी है भाई? पेज नंबर 13, आईएस 456 पहुंच जाइए तुरंत। मैंने कल आपको सिखाया था ना, पेज नंबर 13 पर पहुंच जाइए। पेज नंबर 13 पर आइए। पहला जो हिसाब किताब है पेज नंबर 13 से, यहीं से बातचीत हो रखी है। क्या बातचीत हो रखी है? सीमेंट के बारे में पहली बात ये कहते हैं, अब पहली बात ये कहते हैं सीमेंट के बारे में, कहते हैं कि भाई पहले फिर लोग लिखे सीमेंट के बारे में हमको बताया जाता है कि कंक्रीट बनाने के लिए या रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट प्रयोग करें, उसके बारे में रिकमेंडेशन यहां पे इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? एंड द टाइप सिलेक्टेड टू बी एप्रोप्रिएट फॉर द इंटेंडेड यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए किसी भी प्रकार के सीमेंट का आप प्रयोग करके रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट बना सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह का काम कर रहे हो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीमेंट का चुनाव कीजिएगा। जैसे मास कंक्रीट वर्क कर रहे हैं तो वहां लो हीट सीमेंट का प्रयोग करेंगे। आप वेरी कोल्ड रीजन में कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो आप वहां पर हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करेंगे। अच्छा, अगर आप सुपर सल्फेटेड सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई एक काम करना होगा आपको, और वो काम ये है कि सीमेंट कंक्रीट में किसी भी प्रकार का एडमिक्सचर नहीं मिलाएंगे। इस सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सीमेंट है, सीमेंट, आप सीमेंट कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी सीमेंट यूज कर सकते हैं, कोई भी सीमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आर्टिकल 5.1 आपसे कह रहा है
कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो सीमेंट आप प्रयोग करें, जो सीमेंट आप प्रयोग करें, आपका वह सीमेंट जो है, आपका सीमेंट जो है वो किसके लिए, आपके प्रयोग का कार्य जस्टिफाई करना चाहिए। मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि भाई इनमें से कोई भी सीमेंट, इनमें से कोई भी सीमेंट का प्रयोग, या किसी भी सीमेंट का, कोई भी की जगह किसी भी लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी भी सीमेंट का, किसी भी सीमेंट का प्रयोग कर के कंक्रीट बनाई जा सकती है, 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 परंतु सीमेंट का चुनाव कंक्रीट के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, कंक्रीट के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, करना चाहिए। इसका मतलब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई देखो हम 12-13 प्रकार के, नीचे 12 प्रकार के सीमेंट बता रहे हैं, आप उन 12 प्रकार में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट का प्रयोग करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उस कंक्रीट का प्रयोग कहां करेंगे, किस दशा में उस कंक्रीट का प्रयोग करने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीमेंट का चुनाव कीजिएगा। इसीलिए अंग्रेजी में लाइन लिखी, द सीमेंट यूज शैल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एंड द टाइप सिलेक्टेड शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंटेंडेड यूज। जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला सीमेंट होना चाहिए। समझ गए? अच्छा, तो हमने ये बात तो यहां बताई। अब इन्होंने हमें कुल यहां बताया कौन कौन सा सीमेंट बताया, कहा भाई कंक्रीट बनाने के लिए, बात ध्यान से देखते चलिए और सुनते चलिए। इन्होंने हमें यहां बताया, कहा कंक्रीट बनाने के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए आप कौन सा सीमेंट यूज कर सकते हैं, हाँ कौन सा सीमेंट यूज कर सकते हैं, इन्होंने हमको बताया। पहला बताया, कहा कि भाई आप सीमेंट की बात कर रहे हैं, आप सीमेंट की बात कर रहे हैं, अरे यार, हाँ आप सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि पहला सीमेंट ओपीसी 33 ग्रेड जो कि आईएस 269 के अकॉर्डिंग बनता है, आप इस सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। अच्छा चलो मान लिया कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया आपको कि आईएस 8112 के अनुसार बनने वाला, आईएस 8112 के अनुसार बनने वाला 43 ग्रेड का सीमेंट भी आप प्रयोग कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। 53 ग्रेड का भी सीमेंट आप प्रयोग कर सकते हैं आईएस 1226-9 से जो बनता है। इनमें से कोई भी सीमेंट यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भाई प्रयोग का ध्यान रखिएगा कि कहां आप उस सीमेंट का प्रयोग करने वाले, यानी उस कंक्रीट का कहां प्रयोग करने वाले हैं। अगला रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए कोड है आईएस 8041। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जिसके लिए 455 कोड है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्लाई एश बेस्ड पोर्टलैंड पोजलाना पीपीसी सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 1489 के पार्ट 1 से बनता है। फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट के साथ साथ आप पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट जो कैल्साइंड मटेरियल से बनता है, जो कि 1489 पार्ट 2 के अनुसार बनता है, साहब आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप नेक्स्ट जो सीमेंट इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि साहब आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आईएस 8043 से बनता है। आप लोहीट सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आईएस 12600 से बनता है। लेकिन आप देखें कि यहां एक क्रम चला रहा था, ए बी सी डी ई एफ जी, देख रहे हैं, एच आई जे, जे के बाद यहां एच के बाद क्या आना चाहिए, सॉरी एच के बाद क्या आना चाहिए, एच के बाद आई आना चाहिए, एच आई फिर जे फिर के, लेकिन यहां देखो आई नहीं लिखा है इन्होंने, आई नहीं लिखा, सीधा क्या लिखा, जे लिखा। आपको लगा सर गलती हो गई होगी आईएस कोड में, नहीं साहब, इन दोनों के लिए कुछ विशेष रिकमेंडेशन है, इसीलिए बाकी सीमेंटों से हटकर इसके बारे में कुछ अलग से कहानी लिखी गई। अलग से क्या कहानी लिखी गई कि आप लोहित सीमेंट जो कि आईएस 12600 से बनता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और आईएस 12330 से बनने वाले सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन
इसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का आप जब प्रयोग करेंगे, जब भी आप कभी प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का। याद रखिएगा, किसका? सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का। और इसी का एक मिलता जुलता भाई आता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो भैया सुपर सल्फेटेड सीमेंट का प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट के साथ कोई भी एडमिक्सचर आप नहीं मिलाएंगे। लो हीट सीमेंट का प्रयोग करिएगा तो फर्माबंदी हटाने के समय पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लो हीट सीमेंट को स्ट्रेंथ गेन करने में एक पर्याप्त समय लगता है, इसलिए आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आपको बता रहे हैं कि भैया निम्न में से कोई भी सीमेंट आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे आर्टिकल को ही कट करके ले चलते हैं अपने उस पेज पर, पूरे आर्टिकल को कट करके ले चलते हैं और एक एक करके कहानी समझते हैं। पहला सीमेंट इन्होंने जो बताया है वहां से लेके यहां तक की बात करेंगे कि साहब क्या हिसाब किताब है। ठीक है, एक एक सीमेंट की चर्चा करेंगे कि कौन सा सीमेंट हम यूज कर सकते हैं। चलिए चर्चा में आते हैं। यहां पहली बात इन्होंने बताई, देखिए ध्यान से बात समझिए, क्या बताया है कि इनमें से आप किसी भी सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सीमेंट का प्रयोग जो हम करके कंक्रीट बनाएंगे, उस कंक्रीट का प्रयोग कहां और किस दशा में की जाना या किया जाना है। ठीक है, बात समझ गए, किस दशा में किया जाना है इसका ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने पहला सीमेंट बताया आपको, फर्स्ट सीमेंट बताया ग्रेड 33 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि IS 8269 के अकॉर्डिंग बनता है। दूसरा बताया ग्रेड 43 जो 8112 के अनुसार बनता है, आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर लीजिए। तीसरा इन्होंने बताया ग्रेड 53 जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि 1226-9 के अकॉर्डिंग बनता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए 8041 के अकॉर्डिंग बनने वाला रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो कि IS 455 से बनता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप पोर्टलैंड पोदलाना सीमेंट, फ्लाई एश बेस्ड, कैल्साइन मटेरियल बेस्ड, क्रमशः 1489 पार्ट 1 और पार्ट 2 से जो बनते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही है, और यहां देखो, यहां इन्होंने सीरीज ब्रेक की है। ये देखिए क्रम से क्या लिखा है, यहां तक अगर बात किया जाए तो ये देखो ए से लेके कहां तक लिखा है, ए से लेके इन्होंने बात किया है कहां तक, एच तक। लेकिन एच के बाद आई आना चाहिए, आई नहीं लिखा, क्या लिखा, जे लिखा। जे लिखने के पीछे कारण क्या था कि सीरीज को तोड़िए, इनका तो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन दो सीमेंट्स के बारे में इन्होंने कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन दिया है। क्या रिकमेंडेशन दिया है? स्पेशल रिकमेंडेशन। क्या स्पेशल रिकमेंडेशन है? स्पेशल रिकमेंडेशन ये है कि भाई अगर आप इन दो सीमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, इन दो सीमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, किसका किसका, लो हीट सीमेंट का, और लो हीट सीमेंट के साथ साथ आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, लो हीट सीमेंट के साथ साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, लो हीट सीमेंट के साथ साथ अगर आप प्रयोग कर रहे हैं कौन से सीमेंट का, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का, तो इसके संबंध में IS कूट के कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ विशेष गाइडलाइंस, और उन विशेष गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम गाइडलाइंस तो बाद में लिख देंगे, पहले तो जानो कि किस किस सीमेंट के बारे में इन्होंने कहा। कुल कितने सीमेंट हुए भैया, ए से लेके के तक काउंट कीजिए, 10 हो गए, 11 सॉरी, कितने हो गए, 11। लेकिन आप देखेंगे ना तो लिखा 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि यहां सीरीज ब्रेक है, यहां आई होना चाहिए, नहीं है। क्यों ब्रेक किया गया सीरीज? ये बताया गया कि दो सीमेंट ऐसे हैं, दो सीमेंट कौन कौन से, एक तो लो हीट सीमेंट और दूसरा सीमेंट कौन सा साहब, लो हीट के साथ साथ दूसरा सीमेंट कौन सा, दूसरा सीमेंट सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इनका, इनसे अगर कंक्रीट का निर्माण कीजिएगा ना तो आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होगी। मैंने कहा विशेष बातें क्या क्या है, इन्होंने कहा जैसे लो हीट सीमेंट का प्रयोग करके आप कंक्रीट अगर बना रहे हैं तो आपको फर्माबंदी हटाते समय ध्यान देना होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि लो हीट सीमेंट में स्ट्रेंथ गेन रेट ओपीसी की तुलना में कम होती है। हमने कहा कर लेंगे। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में भी इन्होंने बातचीत की है। क्या बातचीत की है, चलिए हम उस बातचीत को पहले समझाते हैं, फिर इस आर्टिकल में ले आकर हम लोग यहां मेंशन करेंगे। ठीक, अच्छा बातचीत क्या करी है, चले आइए यहां बात कीजिए। यहां देखिए, यहां पर इन्होंने आपसे दो बातें की है। क्या क्या चर्चाएं की है, थोड़ा देखिए। यहां पर इन्होंने आपसे चर्चा की है, क्या चर्चा की है, थोड़ा देखिए। इन अदर कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विथ मिनरल एडमिक्सचर of quality confirming with the relevant Indian standard let down may also be used। हम दूसरे टाइप के भी ओपीसी जो आते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में भी ये चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम वो भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां देखिए इनका आर्टिकल 5.1.1 ये कह रहा है कि लो हीट सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 12600 shall be used with adequate precaution with regard to the removal of farm work।
कह रहे हैं कि भैया जब आप लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग कीजिएगा तो आप पर्याप्त सावधानी बरतिएगा, अन्यथा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। फर्माबंदी हटाते समय आपको पर्याप्त सावधानी बरतनी है। तो ये इसीलिए सीरीज ब्रेक किया गया था ताकि इस बात को समझाया जा सके। दूसरी बात इन्होंने यहां नेक्स्ट लिखी है, नेक्स्ट बात में कह रहे हैं, नेक्स्ट एक और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। वो क्या दिया? हाई एल्यूमिना सीमेंट का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं जो कि IS 6452 के अकॉर्डिंग बनता है, या सुपर सल्फेटेड सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं जो IS 6909 के अकॉर्डिंग बनता है, तो भैया इनको विशेष दशाओं में ही प्रयोग करिएगा और पहले से इंजीनियर इंचार्ज से आप अनुमति लेंगे, इंजीनियर इंचार्ज से अनुमति लेंगे, या कंक्रीट बनाने वाला कोई विशेषज्ञ हो आप उससे अपनी सलाह लेंगे, तब जाकर उसका साइट पर आप प्रयोग करेंगे। इस बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। क्या क्यों जानते हैं? क्योंकि हाई एल्यूमिना सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वेरी कोल्ड रीजन में ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी जब टेम्परेचर कितना भाई 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तभी वो सीमेंट प्रयोग किया जाता है। कौन सा? हाई एल्यूमिना। सुपर सल्फेटेड सीमेंट का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ कोई एडमिक्सचर मिलाने की अनुमति आपको नहीं है। ये बातें आप जानते रहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे। स्पेशलिस्ट आपको क्या सलाह देगा? जैसे आपसे कहा गया कि भैया आप स्पेशलिस्ट अनुमति लीजिए, तो कोई अनुमति देगा तो कुछ कारण होना चाहिए। जैसे मान लो हम अपने पिताजी से कहें पिताजी इलाहाबाद जाना है पढ़ने, हाँ इलाहाबाद जाना है, तो पूछेंगे काहे जाना है, हम कहेंगे पढ़ने जाना है। कारण है? पढ़ना है इसलिए जाना है, तो पिताजी अनुमति देंगे। हम नहीं बताएंगे, हम कहें हम नहीं जानते काहे जाना है, बस इलाहाबाद जाना है, कहेंगे अरे तुम यही मरो, है जी, क्यों जाना है इलाहाबाद? रीजन तो सीधा होगा ना। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अनुमति ली जाती है तो अनुमति का कारण भी होगा। यहां मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप कौन सा सीमेंट, बात देख लीजिए, अगर आप, ये दो आर्टिकल बड़े काम के हैं, अगर आप हाई एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग कीजिएगा तो आपसे साइट इंचार्ज पूछेगा, क्या पूछेगा कि भैया फील्ड में टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तभी सीमेंट का प्रयोग हो सकता है। आप कहेंगे हाँ सर 12 से कम है, तो कहेगा हाँ ठीक है अप्रूव किए, जाओ यूज कर लो। अगर आप कहेंगे कंक्रीट में कोई एडमिक्सचर नहीं मिला रहे हैं हम, तो इंजीनियर इंचार्ज कहेगा भैया चलो सुपर सल्फेटेड सीमेंट का आप यूज कर लो, मैं अनुमति देता हूं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए विशेष बात है जिसके आधार पर अनुमति दी जा सकती है। तो ये बात आपको जाननी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए मैं इस बात को आपके लिए मार्क करके यहां रख दे रहा हूं ताकि आपको ये दोनों बातें पता हो। चलिए क्या बात है, मैं इस दोनों बातों को हम यहां ले आते हैं और मार्क करके क्या करते हैं साहब, रख लेते हैं। दोनों बातों को मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां ले आए हम दोनों बातों को यहां ले आए। तो ये अपना आर्टिकल है, जो आर्टिकल हमको क्या बता रहा है कि अगर हम लोग कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। बात ध्यान से देखिएगा, अगर हम कौन सा सीमेंट यूज करें, हाई एल्यूमिना सीमेंट और लो हीट सीमेंट। तो बस इसी को आपको समझना है कि अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा, पोर्टलैंड, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो एडिक्वेट प्रिकॉशन चाहिए रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क के लिए। ये तो कहानी क्लियर। दूसरी बात, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज कर रहे हैं अगर, या सुपर सल्फेटेड सीमेंट का यूज कर रहे हैं, तो भैया विशेष दशा में ही प्रयोग किया जाएगा, वो भी प्रायर अनुमति से। अच्छा, अब बात यहां तक आ गई है तो हम थोड़ी बात को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस बात को हम लोग शब्दों में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, और ये बात मैं नोट करवा के आपको लिखवा रहा हूं। किससे? नोट करवा के लिखवा रहा हूं। तो नोट करके यह बात लिखिए। पहली बात, सुपर सल्फेटेड सीमेंट के साथ सीमेंट का प्रयोग कर बनाई गई कंक्रीट में एडमिक्सचर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सवाल पूछा गया है। एडमिक्सचर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन लाइव बना हुआ है? बात हमारी समझ में आ रही है? गरिमा, बात समझ में आ रही है? बात हमारी समझ में आ रही है? आप लोग लाइव क्यों नहीं जुड़ते हैं भाई? क्लासेस लाइव आपने परचेज की हैं और आप लोग रिकॉर्डेड बैच पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको। हाँ जी, आप जल्दी से निपटा लेंगे।
हम एक एक दिन में 10-10 12-12 घंटे रिकॉर्ड करके आपको 10-20 दिन में सब्जेक्ट ही पूरा करके दे देंगे, तो आप लोग प्रॉपर पढ़ पाएंगे, है जी। लाइव पढ़ने का मतलब ये है कि आप क्लास में टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन करें। हम बातचीत के लिए लाइव नहीं होते हैं, हम बातचीत के लिए लाइव हम लोग बात नहीं करते हैं। लाइव पढ़ने का मतलब यह है कि आप अपने प्रश्न हम तक सीधा पहुंचा पाएं, अगर ना समझ में आए, कुछ बात हो जाए तो आप सीधा हमसे पूछ सकें, इसलिए लाइव जुड़ते हैं। और आप लोग बताते नहीं रहेंगे तो लगेगा कि भाई हाँ, जैसे क्लास में गमले रखवा रखे हो वो वाली हालत है जी, और वो हालत हम चाहते नहीं है। चलिए दूसरी बात यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, हाई एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग, हाई एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात याद रखिएगा, कहीं कहीं 18 लिखा मिलेगा, आप 18 का चक्कर मत पालिएगा, 12 पालिएगा, है जी। 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर करना चाहिए। हाँ जी, अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं है फील्ड में तो भैया आप हाई एल्यूमिना नहीं करेंगे। आप समझ गए, ये दो बात आपके लिए बड़ी जरूरी है, जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड आपको रिकमेंडेशन देता है, जिनका आपको कारण बताता है। एक तो वहां आकर रुकी कि हमें कौन कौन से सीमेंट कंक्रीट बनाने कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां हम 10-12 सीमेंट का, आपको 10 सीमेंट का, असल में 12 सीमेंट, दो और सुपर सल्फेटेड और हाई एल्यूमिना, हम 12 सीमेंट का नाम आपको बता रहे हैं, आप कोई सीमेंट यूज कर लीजिए कंक्रीट बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या, कि अगर आपने लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट से, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट से, किससे, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट से आपने कंक्रीट बनाई है, तो भैया फर्माबंदी हटाते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ गए, फर्माबंदी हटाते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने कौन सा सीमेंट यूज किया, आपने हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेटेड सीमेंट का प्रयोग किया है, तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट के प्रयोग करने के बाद कंक्रीट में एडमिक्सचर मिलाने की अनुमति नहीं है। हाई एल्यूमिना सीमेंट तभी प्रयोग करिए जब फील्ड में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, उससे ज्यादा तापमान पर अनुमति नहीं है। अच्छा, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि भैया कोई भी सीमेंट प्रयोग करके हम कंक्रीट बना सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बेस्ड कोई भी सीमेंट हम कंक्रीट बना सकते हैं, या नॉन ओपीसी सीमेंट भी यूज होते हैं। कंक्रीट का जहां प्रयोग, बेसिक को ध्यान में रखना है और सुटेबिलिटी को ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से सीमेंट का चुनाव करना है। लेकिन यहां 3 काम की बातें थी। लो हीट लैंड सीमेंट का प्रयोग करने के बाद, एलएचसी का, लो हीट लैंड सीमेंट का करने के बाद आपको यह बात याद है कि भाई फर्माबंदी हटाते समय पर्याप्त ध्यान देना है, अन्यथा हो सकता है कोलैप्स हो सकता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग तब करिएगा कंक्रीट बनाने के लिए जब तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से, फील्ड में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। सुपर सल्फेटेड सीमेंट का प्रयोग करते समय आपको यह सावधानी बरतनी है कि कंक्रीट में एडमिक्सचर अब नहीं मिलाना है। एक बात मुझे और बतानी थी, वो बात क्या है कि ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 ग्रेड आते हैं ना, ये 43, 33, 53, ये तीनों, इन तीनों ग्रेड के लिए एक जरूरी सूचना है, एक जरूरी बात है। क्या जानते हैं, इन तीनों ग्रेड से बनने वाले सीमेंट के लिए अब एक कॉमन कोड हो गया है। उस कॉमन कोड का नाम है IS 269 2015। कोड IS 269 2015 कौन सा कोड है, कॉमन कोड है इन तीनों के लिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के इन तीनों ग्रेड कोड यही इस्तेमाल होता है। अब बताइए यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई है तो। हाँ जी, बफरिंग हो रहा है सर, रोशन अभी सही है, रोशन अभी सही है, चलिए बताइए, रोशन अभी सही है, बफरिंग अभी भी हो रही कि अभी सही है। चलिए दूसरे पर बात करते हैं। तो इतनी बातचीत तो हो गई, हमारा ये सीमेंट वाला पार्ट जो है फिनिश हुआ, यानी पहला इंग्रेडिएंट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो था सीमेंट। तो सीमेंट जो है एक बाइंडिंग मटेरियल की भूमिका निभाएगा कंक्रीट में, और आप यह कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार का सीमेंट का प्रयोग कर कंक्रीट बना सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष सीमेंटों के लिए कुछ विशेष अनुबंध हैं, बिना उनका पालन किए हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे कंक्रीट में। ठीक, कहानी क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपनी इस बात पर, दूसरा अपना मटेरियल, और ये बड़ा टॉपिक है, नाम है एग्रीगेट। क्या नाम है, एग्रीगेट यानी मिलावा।
इसी के बारे में अब चर्चा करनी है, एग्रीगेट के बारे में चर्चा करनी है। कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? बफरिंग हो रहा है अर्जुन, क्या अभी बफरिंग हो रहा है? मुझे बताइए, क्या अभी बफरिंग हो रहा है? मुझे बताएं प्लीज। क्या अभी बफरिंग हो रहा है? देखिए पढ़िए क्या बच्चा लिखा है भाई। ऋषु पढ़िए, देखिए बच्चा क्या लिख रहा है। लास्ट कमेंट पढ़िएगा, ठीक है? अच्छा, मतलब बात ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इंटरनेट का यार सुबह से कुछ चक्कर फंसा हुआ है, इसीलिए सुबह की क्लास लेट हो गई, दोपहर की क्लास लेट हो गई। तुम लोग की क्लास टाइम पे चली है, तुम लोग की क्लास एकदम टाइम पे चली है, लेकिन दिक्कत क्या है, इंटरनेट का कोई चक्कर होगा, होता रहता है, क्या ही करें हम। हाँ चलिए यहां आते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, मिलावे की बात करते हैं। पहला ये है क्या, इससे पहले जरूरी है कि ये कंक्रीट में करता क्या है, क्यों मिलाते हैं कंक्रीट में। देखो ऐसा है, सीमेंट जो आपका वो बाइंडिंग मटेरियल है ना, जैसे ही पानी मिलाओगे सर, जैसे ही पानी मिलाओगे वो फॉर्म आ जाता है, उस पेस्ट का कोई स्टेबल शेप नहीं है, जिस बर्तन में डालो उसी शेप में चला जाएगा, लेकिन को तो कंक्रीट चाहिए एक स्टेबल शेप की। तो भैया कंक्रीट को स्केलेटन बॉडी ढांचा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एग्रीगेट करता है। मैं आपसे सरल भाषा में कहूं, अगर मैं भाषा को थोड़ा मर्यादित तरीके से अगर कहूं, तो ये आपका जो बॉडी है ना, मैं इसमें से हड्डियां निकाल लूं सर, तो आपका ये जो सेल ट्यूब है, ये लुथड़े की तरह फर्श पे पड़े मिलेंगे। आप ऐसे 6 फीट लंबे चौड़े ऐसे खड़े हैं ना, एक खड़े होने के पीछे आप एक प्रॉपर अपनी बॉडी को क्या दे पा रहे हैं, स्ट्रक्चर दे पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है आपकी वो हड्डियां। जैसे वो हड्डियां आपके शरीर को आकार देती हैं, स्केलेटन प्रोवाइड करती हैं, ढांचा प्रोवाइड करती हैं, वैसा ही कंक्रीट में एग्रीगेट कर क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट करता है। जो प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण कंक्रीट में, अब इसी बात से शुरू होगी कहानी। एग्रीगेट्स आर, मैं अंग्रेजी और हिंदी ऐसे, एग्रीगेट आर इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट्स आर important constituent of concrete, important constituents of concrete and, या ऐसे लिख लीजिए, important constituent of concrete and they provide skeleton, स्केलेटन समझते हैं ना, स्केलेटन और बॉडी, स्केलेटन और बॉडी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दे प्रोवाइड स्केलेटन और बॉडी टू कंक्रीट, स्केलेटन और बॉडी टू कंक्रीट। यानी मैंने आपसे क्या कहा कि कहा क्या दिक्कत हो गया बाबू लोग? रुक रुक हो रहा है। परफेक्ट होगा। क्या नाम है जी, कौन कौन लाइव बना हुआ है? रोशन, अर्जुन, बताइए अभी सही है? रोशन बताओ बाबू, बोलो मत। हाँ क्यों भाई, बोलो मत तुम लोग, हम वेट करते रहे से तुम्हारे कमेंट का। अभी सही है? क्लास रुक रुक कर चल रहा है अभी भी, एक बार रिफ्रेश करिए आप लोग क्लास को, बाबू लोग क्लास को रिफ्रेश करिए।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर इस समय प्रॉब्लम हो गई तो आप क्लास को समझ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि कंक्रीट सारा खेल है एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर, एडिटिव मटेरियल्स का, और आप इनको अगर नहीं समझ पाए तो आप कंक्रीट कभी नहीं समझ पाएंगे। बताइए मित्र, बात समझ आ रही है? हाँ बताइए, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कभी कभी ब्लैक हो रहा है सर। क्या ब्लैक हो जा रहा है यार, कहाँ प्रॉब्लम आ जा रही है? अभी बताइए, सब कुछ ठीक है कि नहीं? वरना हम इस क्लास को रिकॉर्ड करके डालें आगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश ही नहीं है। लास्ट कमेंट पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है बच्चा। ऑल ओके, चलो ठीक है, मतलब मामला ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो किसकी बात कर रहे थे? एग्रीगेट की बात कर रहे थे। कहा कि एग्रीगेट क्या है। सबसे पहले जरूरी है क्या है, इससे पहले जरूरी है क्यों है। होता नहीं है कि जैसे आपके दरवाजे पर कोई आदमी आके खड़ा हो जाए तो आप उससे पहले तो ये पूछते हैं कि भाई क्यों आए हैं, ये बताइए। आप कौन है वो तो हम जान लेंगे। क्यों? कोई आपके घर पे आता है, बेल बजाता है, बताता है भाई हाँ क्या है भैया, आप पहला सवाल यही कहते हैं क्या है, मतलब पहले ये बताओ क्यों तुम यहाँ आए हो, कारण क्या है, इसके बाद बताना तुम कौन हो। है जी, सेम कहानी यहां चलेगी। चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी? एग्रीगेट की। एग्रीगेट में क्या चर्चा हुआ? सबसे पहली बात है कि एग्रीगेट क्यों कंक्रीट में मिलाते हैं, कारण जानिए। पहला कारण हमने कहा, एग्रीगेट्स आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट एंड दे प्रोवाइड स्केलेटन टू कंक्रीट, स्केलेटन और बॉडी टू कंक्रीट। कह रहे हैं कि भैया कंक्रीट में एग्रीगेट एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण संघटक के तौर पर जाना जाता है, और ये जो है कंक्रीट को बॉडी या ढांचा प्रोवाइड करता है। तो मैं ऐसे लिख दूं इस बात को हिंदी में, मिलावा मिलावा कंक्रीट को ढांचा, ढांचा समझते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन प्रदान करता है, ढांचा या स्केलेटन प्रदान करता है, और यह कंक्रीट का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण घटक है। तो पहली बात मैंने आपसे जो कही है उस बात का मतलब आप जान लीजिए कि भैया जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट क्या होता है, कंक्रीट को स्केलेटन या बॉडी या ढांचा प्रोवाइड करता है। ये ना हो तो कंक्रीट इतने बड़ी इमारत के रूप में कभी नहीं बनाई जा सकती। यानी कंक्रीट को ढांचा देने का काम, बॉडी देने का काम किसका है? जैसे आपकी हड्डियां आपके शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं, सेम एज इट इज ये एग्रीगेट जो है कंक्रीट में क्या करते हैं साहब, ये कंक्रीट को क्या करते हैं, बॉडी या ढांचा प्रदान करते हैं। ये इनका पहला काम है, ये इनका पहला काम है। अब दूसरे काम पर चलते हैं। इसी बात को मैं ऐसे क्यों नहीं लिख देता, फंक्शन ऑफ एग्रीगेट। हाँ क्यों भाई, चलो इसी बात को ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम इस बात को ऐसे लिख देते हैं, फंक्शंस ऑफ एग्रीगेट, मिलावे के हाँ क्या कार्य है इसके बारे में बात करें। तो पहला काम आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरे काम पर। दूसरा काम जो इनका है, सेकंड वर्क जो है, दूसरा काम, ये श्रिंकेज को कंट्रोल करते हैं कंक्रीट में। कंक्रीट में श्रिंकेज क्या होती है? एक सामान्य सीमेंट कंक्रीट जब हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो भैया जैसे जैसे पानी हाइड्रेशन के प्रोसेस में खर्च होगा और इवापोरेशन होकर वो बाहर निकलेगा, वैसे वैसे कंक्रीट का आयतन कम होता जाएगा, डायमेंशन कम होती जाएगी।
सर इसी डायमेंशन कम होने या आयतन के कम होने के फिनोमेना को हम नाम देते हैं श्रिंकेज। और श्रिंकेज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? श्रिंकेज को कम या कम रखने का काम कौन करता है? एग्रीगेट करता है। तो यानी हम दूसरा काम बोले तो हम ये कह सकते हैं क्या? reduce shrinkage and cost, reduce shrinkage and cost of concrete यानी मिलावा कंक्रीट में, मिलावा कंक्रीट में संकुचन और लागत को कम करता है। आप कहेंगे सर संकुचन तो समझ में आया, श्रिंकेज तो समझ में आया, कैसे कंट्रोल करेगा? ये कॉस्ट के साथ कैसे छेड़छाड़ करता है? हमने कहा भैया कंक्रीट में अगर तुम समझो हमारी बात, कंक्रीट में आप देखोगे ना तो 70% के आसपास कंक्रीट में एग्रीगेट ही होता है। आयतन के अनुसार बात करो तो 70 to 80% कौन होता है? 70 से 80% कौन होता है? केवल एग्रीगेट होता है। तो आप समझो एग्रीगेट जितना सस्ता होगा हमारी कंक्रीट उतनी सस्ती होगी। ये एग्रीगेट जो है ना नेचुरली प्राप्त होने वाले पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ तोड़कर हम इनके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं। तो भैया नेचुरली प्राप्त होगा, बल्क में मिलता है, सस्ता होता है। हाँ जी, सस्ता होता है तो कंक्रीट को भी क्या करता है? सस्ता बनाता है। यानी सरल भाषा में आपने कहा कि भैया ये जो मिलावा है, एग्रीगेट है, वो जो है क्या करता है? कॉस्ट को कम करता है और श्रिंकेज को भी कंक्रीट में कम करता है, क्योंकि मिलावे का ही प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है कंक्रीट में। इसलिए आप कहिए कि कंक्रीट की लागत पर मिलावे की लागत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं एक और बात लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं। थर्ड पॉइंट, कंक्रीट में 70 से 80% आयतन, ऐसे लिख दो लगभग, कंक्रीट में लगभग 70 से 80% आयतन मिलावा ग्रहण करता है। ग्रहण करता है यानी मैं यहां मेंशन कर सकता हूं कि एग्रीगेट अकुपाई, एग्रीगेट अकुपाई समझते हैं ना? अकुपाई 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का 70 से 80% आयतन कौन ग्रहण करता है साहब? तो 70 से 80% आयतन ग्रहण करने का जिम्मेदारी किसका है? एग्रीगेट का है। इसीलिए एग्रीगेट जितना सस्ता होगा कंक्रीट की भी लागत उतनी ही कम आएगी, कंक्रीट की भी लागत उतनी ही कम आएगी। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं साहब? अब समझो कि भैया जहां एग्रीगेट ही भरा पड़ा है, यानी पूरी कंक्रीट में एग्रीगेट ही सबसे ज्यादा है, तो कंक्रीट के गुणों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? एग्रीगेट का ही पड़ेगा, एग्रीगेट का ही पड़ेगा। तो हम यहां ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में कह सकते हैं क्या? कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट is mostly affected by the properties of एग्रीगेट। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि भाई मिलावा, या ऐसे कह दीजिए कंक्रीट के गुणों पर अधिकतर प्रभाव, कंक्रीट के गुणों पर सर्वाधिक प्रभाव एग्रीगेट के गुणों का, सर्वाधिक प्रभाव
मिलावा डालता है, कंक्रीट के गुणों पर सर्वाधिक प्रभाव मिलावा डालता है। आप यह भी कह सकते हैं कि भैया ये जो एग्रीगेट है ना, ये एग्रीगेट ही कंक्रीट के गुणों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आप अगर सरल भाषा में कहिए तो कंक्रीट में मुख्य तौर पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अगर आप एक जनरल कंसिडरेशन में चलें तो कंक्रीट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। हम कंक्रीट में क्या देख पाते हैं, कंक्रीट में जो हम लोग देख पाते हैं, एक जनरल कंसिडरेशन में चलिए तो ये कोई कंक्रीट का एक वैल्यूम आप कंसीडर कर लीजिए कि ये कंक्रीट है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है साहब, ये बड़े पार्टिकल ऐसे देखने को मिलते हैं, ये जो बड़े पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, ये बड़े पार्टिकल्स ही क्या कहलाएंगे आगे चलकर, ये बड़े पार्टिकल्स ही कहलाएंगे कोर्स एग्रीगेट। क्या कहलाएंगे? कोर्स एग्रीगेट। क्या कहलाएंगे साहब? कोर्स एग्रीगेट। और यही एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिक कर कंक्रीट को एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। लेकिन इन बड़े एग्रीगेट्स को भर लेता है कौन? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये कम साइज के जो माप के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फाइन एग्रीगेट, जो इनके वाइड्स को भरते हैं, जो इनके वाइड्स को भरते हैं। बात ध्यान से समझिए, हाँ, इनके वाइड्स को भरते हैं। इनके वाइड्स को कौन भरता है? फाइन एग्रीगेट। अच्छा, तो मतलब ये पीले कलर से जो दिख रहा है, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? फाइन एग्रीगेट नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? फाइन एग्रीगेट नाम दे सकते हैं। तो ये कौन हो गया साहब? ये हो गया फाइन एग्रीगेट। अच्छा, ये रेड कलर में जो दिख रहे हैं ये कौन है? कोर्स एग्रीगेट। यानी ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? एग्रीगेट कहलाते हैं। और ये कंक्रीट का 70 to 80% वॉल्यूम क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। इसके बाद हम पानी और सीमेंट के पेस्ट की चर्चा करें। थोड़ा कलर हम कौन सा लें मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बोर्ड पर कलर फिट नहीं बैठ रहे हैं, आप देख नहीं पाएंगे ये कलर। चलो हम ये व्हाइट कलर ले रहे हैं, सॉरी पिंक ले रहे हैं। ये देखो, ये है पानी और सीमेंट का पेस्ट। और ये पानी और सीमेंट का पेस्ट अपने साथ कोहेजन की प्रॉपर्टी लाता है, और कोहेजन के कारण ही ये एग्रीगेट के कणों को अपने साथ क्या करता है? बांध लेता है। और बांध कर क्या करता है? कंक्रीट का निर्माण करता है। और जब यही कंक्रीट सेट और हार्ड होगी, ठोस होगी, तो एक आर्टिफिशियल स्टोन की भांति व्यवहार करेगी। तो दिस इज व्हाट? सीमेंट प्लस वाटर, यानी सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट, बात समझ गए? और इसमें बचा रह जाता है 1 से 2% तक, 1 से 2% तक कौन? वाइट्स बचे रह जाते हैं। आप अगर कंक्रीट में देखें तो यही कंक्रीट में आपको देखने को मिलता है। कंक्रीट में लगभग यही देखने को मिलता है। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि भैया कंक्रीट में एग्रीगेट का जो प्रमुख कार्य है, अगर वो देखा जाए तो एग्रीगेट प्रमुख तौर पर क्या करता है? किसी भी पदार्थ से रासायनिक क्रिया नहीं करेगा, निष्क्रिय होता है, इनर्ट होता है। अभी आगे चलकर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात हम ये कह सकते हैं भैया जो एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट कौन? एग्रीगेट कोर्स और फाइन, ये दोनों मिलकर, इन दोनों को तो एग्रीगेट कहते हैं आप, ये दोनों मिलकर कंक्रीट को ढांचा, बॉडी, स्केलेटन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं, श्रिंकेज को कम करते हैं। कंक्रीट का भारी होना भी, हैवी वेट होना भी, लाइट वेट होना भी एग्रीगेट पर डिपेंड करता है। सरल भाषा में ये क्यों नहीं कह देते कि कंक्रीट के गुणों पर सर्वाधिक प्रभाव एग्रीगेट के गुणों का पड़ता है, क्योंकि यही सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। तो एग्रीगेट का गुण जैसा होगा वैसा ही कंक्रीट बनेगा। बात समझ गए? बात समझ गए? अब चर्चा का हमारे विषय ये है कि साहब ये सब तो ठीक है, चलो हम कंक्रीट बना लेंगे, ऐसे बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भैया ये जो है एग्रीगेट जो है, ये बड़े महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट हैं जो कंक्रीट के गुणों को एक हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब चर्चा का विषय है कि एग्रीगेट कैसा होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि एक आदर्श छात्र कैसा होना चाहिए, तो आप वही बताते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम, बताते रहिए, कौन पूछ रहा है जी? एक आदर्श छात्र तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वर्तमान क्या होता है? हाँ क्यों भाई? वर्तमान में किसी छात्र का डेफिनेशन देना हो तो कैसे देंगे आप लोग? आप बताएंगे कि बढ़िया खाए सोए बढ़िया मौज काटे, ऐसा ही छात्र होता है
फिलहाल वो सब छोड़िए, मुद्दे पर आइए। है जी, मुद्दा क्या है? जैसे आप कहते हैं एक आदर्श दूल्हा कैसा होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है सरकारी नौकरी होनी चाहिए, होता नहीं है? वैसा ही एक एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए समझ में आ गया? आप बात करो कैसा होना चाहिए, इस पर आइए। तो एक एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, इसका पहला रिक्वायरमेंट है कि एग्रीगेट इनर्ट होना चाहिए, मतलब किसी भी पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया न करे, सीमेंट कंक्रीट में इनर्ट होना चाहिए, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। पहली शर्त है कि भैया रासायनिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। तो हम यहां बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहां हम थोड़ा चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। या हम ऐसे क्यों नहीं लिख देते कि एक आदर्श एग्रीगेट कैसा होना चाहिए? तो एक आदर्श एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, ये जो बात है आपको बताता कौन है? IS 383। जैसे एक आदर्श दूल्हा कैसा होना चाहिए तो आपको समाज बताता है, सरकारी नौकरी हो, गुटखा तंबाकू खैनी न खाता हो, हाँ, दिखने में भी बढ़िया होना चाहिए। आपको ये सब समाज बताता है, आप नहीं बताते हैं। यही बताते हैं ना? सेम एज इट इज एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, कैसा एग्रीगेट कंक्रीट में एक आदर्श एग्रीगेट की भूमिका निभाएगा, इस बारे में जानकारी आपको देता है IS 383। कौन देता है? IS 383। अच्छा, गलती से आर अगोर साहब ने एक बार अपने किताब में उसे 383 की जगह 82 लिख दिया है, 82। तो जहां 82 मिले ना, समझ लेना एग्रीगेट के अगर बारे में बात हो रही तो एग्रीगेट का कोड 83 ही है। तो हम यहां लिख रहे हैं क्या? अकॉर्डिंग टू IS 383, IS 383 के अनुसार, IS 383 के अनुसार एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट शुड बी, एग्रीगेट used in concrete should be पहला प्रॉपर्टी बताया, क्या बताया? इनर्ट, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि यही मजबूत होगा तो ये आगे चलकर कंक्रीट को भी मजबूत बनाएगा। दूसरी बात समझिए, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, टफ, ड्यूरेबल, वेल ग्रेडेड, हार्ड, टफ, ड्यूरेबल, वेल ग्रेडेड, ऐसा एग्रीगेट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्लीन एग्रीगेट होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए उस मतलब किसी भी प्रकार की अशुद्धि दिखाई न दे। तो यहां समझो कि कंक्रीट में प्रयोग होने वाला एग्रीगेट रासायनिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए, किसी भी सीमेंट पानी के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, अच्छे खनिज, मिनरल कंपोजिशन उसका अच्छा होना चाहिए, शुड बी मेड ऑफ अ गुड मिनरल कंपोजिशन। यहां दूसरी बात करें, टफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वेल ग्रेडेड। अब ये वेल ग्रेडेड शब्द आ गया। वेल ग्रेडेड का मतलब है कि उसका श्रेणीकरण अच्छे से हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एग्रीगेट में किसी भी प्रकार के डिलेटेरियस सब्सटेंस, क्षतिकर पदार्थ नहीं होने चाहिए जो आगे चलकर कंक्रीट को नुकसान पहुंचाएं। समझ गए? तो एग्रीगेट हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये बात हमारी आपकी हो गई। हम यहां इस बात को हिंदी में भी मेंशन कर देते हैं ताकि आप पढ़ सके ना, क्योंकि कुछ लोग हिंदी वाले हैं, उनका चक्कर बाद में फंसता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं IS 383 के अनुसार कंक्रीट में प्रयुक्त एग्रीगेट, प्रयुक्त मिलावा, निष्क्रिय, मजबूत, कठोर, चीमड़, चीमड़, चीमड़ समझते हैं? टफ, टफ को बोलते हैं चीमड़। हाँ, चीमड़, टिकाऊ, टिकाऊ, श्रेणीकृत, एवं श्रेणीकृत एवं साफ होना चाहिए, साफ,
इत्यादि, हाँ, साफ इत्यादि होना चाहिए, होना चाहिए। तो इस तरीके का एग्रीगेट अगर हम प्रयोग करेंगे तो कंक्रीट अच्छी बनके आएगी। कहानी समझ गए? अच्छा, चर्चा का यह विषय अगर आपको समझ में आ रहा है तो बात ठीक है। हमारी हैंडराइटिंग समझ में आती है? बताइए मुझे एक बार, नहीं तो मैं थोड़ा और साफ सुथरा लिखने का प्रयास किया करूंगा। ठीक है, चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम चर्चा का विषय ये ले आते हैं कि भाई चलो ठीक है, एक बात बताइए, अगर कंक्रीट में जो एग्रीगेट है वह निष्क्रिय नहीं हुआ तो क्या होगा? आपने कहा ना कि एग्रीगेट निष्क्रिय होना चाहिए, पहले दिन से बता रहे हैं निष्क्रिय निष्क्रिय निष्क्रिय, एग्रीगेट मतलब निष्क्रिय। अगर मान लो चलो सक्रिय हो गया एग्रीगेट, यानी वो पानी या सीमेंट या पानी और सीमेंट के मिश्रण के साथ रासायनिक क्रिया करता है, तो क्या हो जाएगा? क्या ही हो जाएगा? हाँ, क्या ही हो जाएगा भाई, बताओ हमें। हमने कहा अगर ऐसा हुआ तो यह कंक्रीट में कैंसर का कारण बनेगा। कैंसर का कारण समझते हैं? कैंसर कैसे होता है? जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसका जो सेल है, बॉडी सेल है, वो सेल क्या होता है? फूल जाता है और उसके अंदर मवाद भर जाती है, यही कैंसर कहलाता है। सेम एज इट इज जब कंक्रीट में कैंसर होगा इस फिनोमेना की वजह से, यानी सक्रिय एग्रीगेट की वजह से, तो कंक्रीट ऐसे फूल जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हल्का सा लोड पड़ने पर वह पार्टिकल बाय पार्टिकल बिखर जाएगी। बात समझ पा रहे हो? ऐसा ही होता है किसमें? इंसानी कैंसर में भी सेम चीज होती है। तो यहां भी मैं अगर एक बात कहूं, नोट करके आपके लिए एक बात कह रहा हूं, इस बात को मेंशन कर लीजिएगा कि इफ एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट इज नॉट इनर्ट, ये बात देखते रहिएगा, नॉट यहां लिखा है, नॉट इनर्ट, देन इट कॉजेस लिख सकते हैं आप, कॉजेस, देन इट कॉजेस AAR मतलब समझते हैं? एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। मैं ऐसे पूरा लिख देता हूं, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। क्या लिखेंगे? एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं आप? AAR, AAR। और सिलिका एल्कली रिएक्टिविटी, सिलिका एल्कली रिएक्टिविटी, या एल्कली सिलिका रिएक्टिविटी बोलते हैं आप उसे, सॉरी, एल्कली सिलिका रिएक्टिविटी, सिलिका एल्कली रिएक्टिविटी लिख दीजिए, बात एक ही है। एल्कली रिएक्टिविटी, इसे SAR बोलते हैं। और इसी बात को ऐसे लिखिए, कैंसर ऑफ कंक्रीट, कैंसर ऑफ कंक्रीट। तो तुमसे यह सवाल बनता है कि भैया कंक्रीट के कैंसर का कारण क्या है? कैंसर ऑफ कंक्रीट का प्रमुख कारण क्या है? तो बताओ कि कंक्रीट में सक्रिय मिलावे का प्रयोग कैंसर ऑफ कंक्रीट को न्योता देने जैसा है? आप बताओ ये बात। तो हम यहां क्या कहेंगे? हम यहां क्या कहेंगे साहब? ये स्थिति हमें देखने को मिल रही। अब कई लोग हमसे पूछते हैं, चलिए सर एकाध सक्रिय मिलावे का उदाहरण बता दीजिए आप। तो मैं यहां इस बात को थोड़ा हिंदी में लिख दूं ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। यहां कंक्रीट में सक्रिय मिलावे के प्रयोग से SAR या AAR या कैंसर ऑफ कंक्रीट घटित होता है, घटित होता है। बात समझ में आई? ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। आपसे एक सवाल और बनता है कि साहब एकाध सक्रिय मिलावे का उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एग्रीगेट, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव
एग्रीगेट, इनर्ट नहीं, नॉन इनर्ट आप बोल सकते हैं, नॉन इनर्ट, नॉन इनर्ट, एक्टिव का मतलब यही हुआ, नॉन इनर्ट एग्रीगेट। तो इनका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है लाइमस्टोन। कौन है? लाइमस्टोन। चूना पत्थर से प्राप्त जो आप एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे साहब, ये लाइमस्टोन रासायनिक रूप से सक्रिय होता है और ये रासायनिक क्रिया करता है और ये कैंसर ऑफ कंक्रीट का कारण बनता है। इसीलिए लाइमस्टोन का प्रयोग हम कंक्रीट में नहीं करते एग्रीगेट के रूप में, इसीलिए नहीं करते। लाइमस्टोन का प्रयोग हम कंक्रीट में एग्रीगेट के रूप में, यही कारण है कि नहीं करते हम। बात समझ आई? बात समझ आई? बताइए मित्रों, आप लोग बताएं, बात हमारी समझ आई? हाँ, बात समझ में आ गई। चलो बढ़िया है। इसीलिए हम किसका प्रयोग नहीं करते? एग्रीगेट के रूप में हम किसका प्रयोग नहीं करते? लाइमस्टोन का प्रयोग नहीं करते हैं कंक्रीट में। ठीक है, तो मतलब पहली बात जो हमारी आपकी जहां से शुरू हुई थी, बात क्या शुरू हुई थी? भैया ये जो एग्रीगेट है कैसा होना चाहिए, यहीं से बातचीत हमारी आपकी शुरू हुई थी। ठीक, यहीं से बातचीत हमारी अरे भाई, ये बहुत सारे लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, आप लोग उनको कहिए कि क्लासेस जो है वो चल रही है, वो लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? क्या उन लोगों को क्लासेस मिलती नहीं है कि वो ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं? उनसे कहिए क्लासेस चल रही हैं। लगातार मैसेज करते रहते हैं बाबू लोग। देखो, अच्छा ये संदीप कुमार भी मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे पास इवर एग्जाम का पेड बैच है, उसके बाद भी बिल्डिंग मटेरियल का बैच 99 का परचेज किया है क्योंकि आपका तरीका बेस्ट है और अभी तक मैंने फ्लूइड को नहीं कंप्लीट किया है। क्या सर यूट्यूब से फ्लूइड कंप्लीट करना सही रहेगा या फिर पेड वाला ही सही रहेगा? प्लीज सजेस्ट मी। का बोले तुम लोग को बाबू लोग, 99 का चक्कर तो सिर्फ इसलिए रहा कि हर बच्चा हमारी बात सुन पाए, हमसे पढ़ पाए, हाँ, हम मौका दे सके उसे और वह मौका दे सके हमें अपना गुरु बनाने का। हमने इसीलिए ये किया था और कोई बात नहीं थी। हाँ, और वाईसीटी का धन्यवाद दीजिए आप लोग कि वाईसीटी प्लेटफॉर्म आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है कि हाँ सर आप अपना बेस्ट कंटेंट दो, बेस्ट कंटेंट जो आप कभी दे सकते हो वो उतना बेहतर कंटेंट दो। मैं आपको सारे रिसोर्सेस अवेलेबल करा रहा हूं, आपके लिए हर चीज कर रहा हूं, ये वाईसीटी आपके लिए कर रहा है। तो आप लोग को तो भाई थैंकफुल होना चाहिए। हाँ, जीके वर्मा पूछ रहे सर अलग से सभी क्लासेस परचेज करना है क्या? नहीं बाबू, अलग से क्यों, आपको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपको पेड बैच अलग से लेना पड़ता है ना, सब्जेक्ट वाइज बैच थी ये, तो आप लोग जो है सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, इसे कॉम्बो में भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आप लोग को अवेलेबल कराए थे। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ना चाहते हैं और मैं ना पढ़ा पाऊं तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा, उस बच्चे का नहीं। क्योंकि मेरे 10 साल के टीचिंग करियर में मैंने ऐसा दिन नहीं चाहा है कि हर बच्चा पढ़ने के लिए परेशान हो। मैं तो ये चाहता हूं कि बच्चे को इजीली कंटेंट मिले, एकदम बेस्ट कंटेंट और मिनिमम प्राइस पर मिले, ताकि वो अफोर्ड कर पाए। आजकल तो डेटा भी इतना महंगा हो गया है, क्या ही करोगे। फिलहाल दुनियादारी छोड़ते हैं ना, आते हैं यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एग्रीगेट। एक्टिव एग्रीगेट के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो लाइमस्टोन जो है ये एक्टिव एग्रीगेट का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए लाइमस्टोन का प्रयोग करके कंक्रीट का निर्माण नहीं करना चाहिए। लाइमस्टोन का प्रयोग करके, हाँ, लाइमस्टोन का प्रयोग करके हमें कंक्रीट का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये बात आपको जस्टिफाइड तरीके से समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, इतना तो हम समझ गए। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ एक आध उदाहरण लाइमस्टोन किसका, एक्टिव एग्रीगेट, तो बताओ लाइमस्टोन होता है, सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि भैया एग्रीगेट क्या है, क्यों है, कैसा होना चाहिए। तो एग्रीगेट जो है, अगर इसकी चर्चा कर रहे थे, ये कंक्रीट का एक महत्वपूर्ण घटक है
जो कंक्रीट को बॉडी स्केलेटन प्रोवाइड करने का काम करता है, कंक्रीट में श्रिंकेज को कंट्रोल करता है, कंक्रीट की कास्ट को कम करता है, और साथ में कंक्रीट का सर्वाधिक वैल्यूम ऑक्युपाई करने की वजह से कंक्रीट के सभी गुणों पर सर्वाधिक प्रभाव एग्रीगेट का ही पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? एग्रीगेट का पड़ता है। इसीलिए एग्रीगेट गुणवान होना चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए ये कौन बताएगा? तो कैसा गुण होना चाहिए अगर इस बारे में चर्चा करें तो IS 383 हमें एग्रीगेट के गुणों के बारे में बताता है। हमसे कहता है कि भैया एग्रीगेट जो होना चाहिए, पहली बात तो इनर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। दूसरी बात कहता है स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए। ऐसा एग्रीगेट होना चाहिए, ये हमें बताते हैं। अब यहां चर्चा करते हैं कि ये बात है, अगर चलो मान लिया किसी एग्रीगेट में या किसी कंक्रीट में जो एग्रीगेट है वो रासायनिक रूप से सक्रिय हुए, तब क्या होगा? अगर वो रासायनिक रूप से सक्रिय हुए मित्र, तो सबसे बड़ी समस्या जन्म लेगी, और जिस समस्या का नाम है कैंसर ऑफ कंक्रीट, या फिर एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, या सिलिका एल्कली रिएक्टिविटी। और इस समस्या का जन्म लेना मतलब कंक्रीट का कहते नहीं विनाश होना, विध्वंस होना, विघटन होना, ये प्रारंभ हो चुका होगा। इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। तो आपसे कभी कभी एक सवाल पूछ लेता है कि बताइए एक इनर्ट ऐसा एग्रीगेट जो इनर्ट नहीं है, तो बताइए लाइमस्टोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो रासायनिक रूप से सक्रिय होता है और यह कैंसर ऑफ कंक्रीट का कारण बनता है कंक्रीट में। इसीलिए लाइमस्टोन का प्रयोग आपको कंक्रीट में नहीं करना चाहिए। समझ गए? अच्छा, इतनी बातचीत अगर हम लोग की हो गई है, देन वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। क्या टॉपिक है? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, मिलावे का वर्गीकरण। क्या टॉपिक है? मिलावे का वर्गीकरण। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का वर्गीकरण करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो कैसे क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, बात ये आएगी। एग्रीगेट के शेप के आधार पर करना चाहते हो, साइज के आधार पर करना चाहते हो, सरफेस टेक्सचर के आधार पर करना चाहते हो, किस आधार पर करना चाहते हो? साहब बताओ ना, हम क्लासिफिकेशन करने के लिए तैयार हैं। तो आधार बताना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। इसका मतलब हम लोग यहां चर्चा करें तो पहला जो क्लासिफिकेशन का पहला जो तरीका है, तो फर्स्ट वे, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है हमारा आपका एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन करने का। हम वो करते हैं साइज के आधार पर, पार्टिकल साइज के आधार पर। देखो, क्लासिफिकेशन कई आधारों पर होता है, जियोलॉजिकल ओरिजिन के बिहाफ पर होता है, शेप के आधार पर होता है, साइज के आधार पर होता है, सरफेस टेक्सचर के आधार पर होता है, ग्रेडिंग के आधार पर होता है। बात समझ पा रहे हो? हम कई तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, कई आधारों को ध्यान में रख के। लेकिन सर, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे एग्रीगेट के माप के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? माप के आधार पर। सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी माप के आधार पर, माप के आधार पर वर्गीकरण। हाँ जी, किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे? माप के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, साइज के आधार पर, एग्रीगेट का साइज क्या है, इस बिहाफ पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। और मजे की बात यह है कि जब इस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो एग्रीगेट जो है साहब 3 प्रकार का निकल के आता है। पहला आता है कोर्स एग्रीगेट, दूसरा आता है फाइन एग्रीगेट, और तीसरा आता है ऑल इन और मिक्स्ड एग्रीगेट, ऑल इन और मिक्स्ड एग्रीगेट। हाँ, तो पहला आपने बता दिया कोर्स एग्रीगेट, दूसरा बता दिया फाइन, तीसरा बता दिया ऑल इन या मिक्स्ड एग्रीगेट। लेकिन अब सवाल यह है कि किसी एग्रीगेट को हम कोर्स कब कहें, किसी एग्रीगेट को हम फाइन कब कहें? ठीक है, जीके वर्मा, आपने बैच तो ले लिया, मुझे नहीं पता आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं। हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है बाबू, लेकिन एक बात बताइएगा, जो कंटेंट यहां मिल रहा है आपको, क्या वर्थ इट है ये आपके लिए? ये जरूर सोचिएगा कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, क्या यह कंटेंट उस क्वालिटी पैमाने को तोड़ पा रहा है जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हम उस पैमाने के बाहर निकलकर आपसे बात कर पा रहे हैं?
सोचिएगा फिर बताइएगा। आइए यहां चलते हैं। हाँ, तो पहला, माप के आधार पर वर्गीकरण करें तो एग्रीगेट कितने प्रकार का देखने को मिलेगा साहब? 3 प्रकार का एग्रीगेट देखने को मिलता है। आपने बताया कि कौन कौन सा? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और ऑल इन एग्रीगेट या मिक्स्ड एग्रीगेट। ये 3 प्रकार के एग्रीगेट माप के आधार पर देखने को मिलेंगे। माप के आधार पर ये 3 प्रकार के एग्रीगेट देखने को मिलेंगे। अब हम चर्चा का अगला विषय बनाते हैं। हाँ जी, चर्चा का हम अगला विषय बनाते हैं। क्या है? किसी एग्रीगेट को हम कोर्स एग्रीगेट कब कहें, किसी एग्रीगेट को फाइन कब कहें, किसी को ऑल इन कब कहें। मैंने कहा ये कहने के पहले तुम ये समझो कि एग्रीगेट की माप डिसाइड कैसे की जाती है। माप डिसाइड करने के लिए हम करते हैं सीव एनालिसिस। क्या करते हैं? सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस करते हैं, चालनी विश्लेषण। मतलब एग्रीगेट को चालनी से चालेंगे। चालनी से चालेंगे तो भैया चालनी 2 तरह की आती है मार्केट में। एक राउंडेड ओपनिंग वाली, ऐसी ओपनिंग वाली चालनी आती है। आप लोग ने देखा होगा कभी ऐसी ओपनिंग वाली चालनी, देखी होगी ऐसी ओपनिंग वाली, देखा है कभी ऐसी चालनी। और एक चालनी आती है ऐसे स्क्वायर ओपनिंग वाली, ऐसी वाली 2 चालनी आती है। राउंडेड ओपनिंग वाली चालनी का हमें प्रयोग नहीं करना होता है, ये हम प्रयोग नहीं करते हैं। भारतीय मानक चालनी के रूप में हमने स्क्वायर ओपनिंग वाली सीव को अडॉप्ट किया है। स्क्वायर ओपनिंग वाली सीव को अडॉप्ट किया है। बात समझ गए? स्क्वायर ओपनिंग सीव इज अडॉप्टेड एज इंडियन स्टैंडर्ड सीव। हमने इसी को अडॉप्ट किया है। तो साहब चर्चा का तो ये विषय अच्छा है, बनता है, इस पर तो चर्चा करनी चाहिए। चलो थोड़ा हम तुम्हें कुछ कहानी बताते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। तो किसी एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट कहने के लिए पहले उसके साइज का एनालिसिस करना होगा, सीव एनालिसिस करना होगा। अर्जुन का कमेंट है, क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं जी सर, उमंग में आप हमारा बहुत हेल्प किए। उमंग हमारी कोचिंग नहीं थी बाबू, उमंग हमारा इमोशन था। असल में उस प्लेटफॉर्म पर मैंने 5 साल 6 साल मैंने उस प्लेटफॉर्म को रन कराया। वो हमारे लिए कोचिंग नहीं थी, वो हमारा इमोशन था। उमंग टेक्निकल एकेडमी वो हमारा इमोशन था, जिसे हमने किन्हीं कारणों बस सेटअप किया था, बाइंड अप किया था। लेकिन मैं जितना प्रेम तुम लोग ने दिया, तुम सब ने, उस प्रेम का हम ऋणी हैं। और वो ऋण ही आज उतार रहे हैं यहाँ खड़े होकर कि आपको 99 में विवेक शर्मा आके पढ़ा रहे हैं, हैविंग 10 years एक्सपीरियंस इन वर्सेटाइल कोचिंग इंडस्ट्री। और वो भी 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ हम तुम्हारे साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। चलो बढ़िया है, आप पढ़ते रहिए। हम लोग पेड बैचेस में बात कम करेंगे यार, क्योंकि बात करने पर क्या होगा ना, क्वेश्चन पर बात करेंगे। बात करने पर क्या होगा ना, ये यूट्यूब जैसी क्लास हो जाएगी। सो अवॉइड टॉकिंग, बातचीत कम करते हैं और हम लोग कहाँ चलते हैं? सेशन की तरफ तेजी से। हाँ, तो किसी एग्रीगेट को हम कोर्स एग्रीगेट कहें, फाइन कहें, ऑल इन कहें, इसके लिए क्या शर्तें हैं? तो शर्तें भैया, किसी एग्रीगेट को कहने के लिए सीव एनालिसिस करना पड़ता है। क्या करते हैं हम? सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस करेंगे तो चालनी चाहिए। क्या चाहिए? चालनी चाहिए हमें। चालनी चाहिए तो भैया किस चालनी से हम करें? देखो अभी जैसे जीके वर्मा कह रहे हैं हमसे कि सर देखो हमने बैच तो लिया है किसी और कोचिंग का, लेकिन पढ़ते आप ही से हैं, क्योंकि आपका कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमको समझ में आता है। ये बात प्रमाण है कि विवेक शर्मा ने 10 साल अपने आप को घिस कर आपके लायक बनाया है। समझ गए? चलो मजे की बात है, मैं सौभाग्यशाली हूं, आप लोग समझ पाते हैं मुझे। यहां चलते हैं। क्या है, क्या कह रहा हूं मैं? सीव एनालिसिस करना पड़ता है। सीव एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या चाहिए? सीव चाहिए। तो सीव यानी चालनी चाहिए। कैसी चालनी चाहिए? हाँ, भारतीय मानक चालनी चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड सीव चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड सीव चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड सीव चाहिए, भारतीय मानक चालनी चाहिए। ठीक है साहब, ले लेंगे इंडियन स्टैंडर्ड सीव, का ही करना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ले लिया जाएगा। लेकिन भारतीय मानक चालनी किस तरह की होती है, या किसी चालनी को हम कब भारतीय मानक चालनी कहते हैं? हम भारतीय मानक चालनी किसी चालनी को तब कहते हैं जब वो कैसी हो? स्क्वायर ओपनिंग सीव हो। तो मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं, इंडियन स्टैंडर्ड सीव, इंडियन स्टैंडर्ड सीव, भारतीय मानक चालनी, भारतीय मानक चालनी। भारतीय मानक चालनी मतलब एक ऐसी चालनी जो स्क्वायर ओपनिंग वाली हो, स्क्वायर ओपनिंग वाली हो। ऐसी चालनी को हम क्या बोलते हैं? भारतीय मानक चालनी के रूप में अडॉप्ट
करते हैं तो आप यहां ऐसे बोलिए, कैसे बोलना है आपको, सॉरी, हाँ कैसे बोलना है आपको, हाँ ऐसे बोलना है। क्या बोलना है भाई, स्क्वायर ओपनिंग सीव। स्क्वायर ओपनिंग सीव कहने का मतलब क्या है, क्यों जी, इसका एक साइड अगर ए है तो दूसरा भी क्या होगा, ए होगा। ऐसी चालनी को हम भारतीय मानक चालनी कहते हैं। यानी चालनी जो स्क्वायर ओपनिंग वाली हो, आप उसे क्या कहते हैं, भारतीय मानक चालनी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड सीव कहते हैं। क्या कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड सीव कहेंगे। अरे ये एरो एरो नहीं बनाते हैं, आप समझदार हैं, समझ लेंगे। वर्गाकार मुख वाली तार की जाली से बनी चालनी जो है, यही इंडियन स्टैंडर्ड सीव कहलाती है। कहानी समझ आ रही है, इंडियन स्टैंडर्ड सीव। आप एक चीज बताइएगा और, हाँ, स्क्वायर ओपनिंग सीव मेड विथ या मेड अप ऑफ हाँ वायर मेस। वायर मेस मतलब तार की जाली का बना हुआ है ये। और आप लोग के घर पे बालू वालू चालने के लिए आती है ना, देखिए ऐसा ही दिखता है। तो ये चालनी को हम भारतीय मानक चालनी के रूप में अडॉप्ट करते हैं। हर चालनी का अपना अपना नंबर होता है, चालनी की संख्या हम लिखते हैं, जैसे सीव नंबर 9। सीव नंबर 9 मतलब कितना हुआ, 90 माइक्रोन। कितना हुआ, 90 माइक्रोन। देखो, अगर हम लिख रहे हैं सीव नंबर 480, सीव नंबर 480 का मतलब होता है 4.75 mm सीव, 4.75 mm सीव। आप जानते हैं यहां जो नंबर लिखा है, आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा कितने से, 1000 से। 1000 से डिवाइड करने के बाद, या 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 100 से डिवाइड करिएगा तो किस में आ जाइएगा, 100 से डिवाइड करने के बाद आप आ जाएंगे किसमें, इसकी डायमेंशन वाले में आ जाएंगे। तो यहां सिंपल बात समझिए कि सीव की साइज के हिसाब से बात करना हो तो हम लोग यहाँ जिस सीव का आज इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ एग्रीगेट के साइज एनालिसिस में हम जिसका यूज करने वाले हैं उसका नाम है IS सीव नंबर 480। साइज कितनी है, 4.75 mm, 4.75 mm। चलिए सीव एनालिसिस करते हैं। पहला एग्रीगेट है कौन सा, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मोटा मिलावा है जी, मोटा मिलावा, या कुछ लोग इसी को कहते हैं, क्या नाम देते हैं साहब, स्थूल, हाँ मिलावा, स्थूल कहते हैं, स्थूल मिलावा या मोटा मिलावा। तो साहब स्थूल मिलावा, मोटा मिलावा, बोथ आर द सेम वर्ड्स। ठीक, इनको छोड़ो, स्थूल मोटा इन सब का चक्कर ही भूल जाओ। अब आओ तुम यहां कि किसी एग्रीगेट को हम कोर्स एग्रीगेट कब कहें। देख भाई, बड़ा सिंपल कहानी है कि जब किसी एग्रीगेट को हम क्या करें, भारतीय मानक चालनी 480, हाँ चालनी संख्या 480, भारतीय मानक चालनी संख्या 480 से क्या कर रहे हो, चाल रहे हो, भारतीय मानक चालनी संख्या 480 से चाल रहे हो, 480 से चाल रहे हो, तो भाई साहब भारतीय मानक चालनी संख्या 480 से चाल रहे हो तो एक बड़ा चक्कर फंसेगा। वो चक्कर क्या है, ये यार ये बड़ा दिक्कत कर रहा है। चलो ये वाला यूज कर लेते हैं, भारतीय मानक चालनी 480। कौन सी सीव लीजिए, यहां देखिए मेंशन कर रहा हूं मैं, IS सीव नंबर 480, सीव नंबर है ये 480। और साइज कितना होगा इस सीव का, सीव साइज, मैं सीव साइज ऊपर लिख रहा हूं यहां, सीव साइज कितना हुआ 4.75 mm, 4.75 mm। देखते रहिए, जब किसी एग्रीगेट को हम किससे, भारतीय मानक चालनी संख्या 480 जिसकी माप 4.75 mm होती है, इससे हम चालें तो एग्रीगेट ले लीजिए, एग्रीगेट को आप इससे चालिए तो एग्रीगेट का मैक्सिमम 10% क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो, मैक्सिमम 10%। और मिनिमम कह रहा हूं 90% रिटेन कर रहा हो चालनी के ऊपर, चालनी के ऊपर। तो भैया ऐसे एग्रीगेट को आप, ऐसे एग्रीगेट को क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट। क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट। तो यहां बात देखो एकदम क्लियर है क्या, कि जब किसी एग्रीगेट को हम क्या कर रहे हैं, किसी एग्रीगेट को हम
भारतीय मानक चालनी संख्या 480 mm, जिसकी माप 4.75 mm है, इससे चाल रहे हैं। एग्रीगेट का मिनिमम 90% इस पर रुक जा रहा है। 100 रुक जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मिनिमम 90% इस चालनी पर रुक जा रहा है और अधिकतम 10% पास हो सकता है। ऐसे एग्रीगेट को आप कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहेंगे साहब? कोर्स एग्रीगेट। कहानी क्लियर? कहानी क्लियर? बताएं साहब। कहानी क्लियर? अरे अब तो जवाब दे दो, अब पूछ रहा हूं यार कि समझ आ गई बात या नहीं। क्यों जी, बात समझ आ गई या नहीं? बढ़िया। जब पूछा करे तब जवाब दिया करिए आप लोग, और जब ना पूछे तो कुछ मत कहिए, सुनते चलिए। और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लिया करिए। तो एकदम बढ़िया, हमारे साथ सहजता महसूस कीजिए। आप जितना सहज होंगे, कंफर्टेबल होंगे, हम उतना कंफर्टेबल होकर आपको पढ़ाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा भाई ऐसा है कि कोई भी एग्रीगेट जब भारतीय मानक चालनी संख्या 480 से पास होता है, मिनिमम 90% उसका पास हो जाता है, तो वह एग्रीगेट क्या रिटेन कर जाता है और मैक्सिमम 10% पास हो सकता है। हो सकता है 100 रुक जाए, पास ही ना हो कुछ, तो आप ऐसे एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहेंगे? कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। बात समझ गए? ऐसे एग्रीगेट को हम क्या कहेंगे? कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। कहानी क्लियर सर? चलो बढ़िया है, ये बात अगर आपको समझ आ गई है देन वेल एंड गुड। अब कुछ बात मुझे आपसे और कहनी है। कोर्स एग्रीगेट से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं। जैसे पहला एक दिशा निर्देश है कि किसी कोर्स एग्रीगेट में आपत्तिजनक पदार्थ जैसे कोयले के टुकड़े, हाँ जी, क्ले के लंप, हाँ क्ले समझते हैं, मिट्टी के ढेले वेले, इन सब की प्रतिशत मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सब की प्रतिशत मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात मत करिए प्लीज आप लोग, प्लीज बात मत करिए, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। मत बनवाइए आपका, इनको हम कल बाहरी शिफ्ट कराते हैं, मत बनवाइए, क्योंकि हमें पढ़ाते समय शांति चाहिए। प्लीज समझिए हमारी बात यार। हम किसकी चर्चा कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे बताओ तुम लोग? ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड की। ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड जो है, इनके बारे में IS 383 ने रिकमेंडेशन दिया है कि भाई ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड जो है ये 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा दिशा निर्देश था, आपको इस बारे में भी जानना चाहिए। एक दूसरी दिशा निर्देश भी है, एक दूसरा और दिशा निर्देश भी है, हमें उसके बारे में भी आगे चलकर जानना चाहिए। कैसे? कि अगर कोई एग्रीगेट है तो उसमें साल्ट, हानिकारक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मैटर, यह सब भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। बात समझ पा रहे? ये सब भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो हम यहां बात करते हैं इस बारे में कि साहब ऐसा है, यहां अगर हम पहला नोट करके बात कहें तो हम यहां देखो, नोट में सीधा पहला पॉइंट कहिए कि ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड जैसे क्या ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड है? ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड क्या है? ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड के तौर पर हम कोयला, क्ले लंप, ये सब देखते हैं। और हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू IS 383 ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड इन एग्रीगेट, इन कोर्स एग्रीगेट, कोर्स की ही बात कर रहे हैं इसलिए बोली कोर्स एग्रीगेट, इन अ कोर्स एग्रीगेट, इन अ कोर्स एग्रीगेट, हाँ इन अ कोर्स एग्रीगेट। ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड जैसे क्या है भाई? ऑब्जेक्शनल कंपाउंड जैसे क्या है? कोर्स एग्रीगेट should not be more than 5%, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन हमें प्रोवाइड किया गया है कि भैया ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड 5% से अधिक नहीं होने चाहिए। इसी बात को मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं?
लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा बोल दूं आपको कि कंपाउंड जैसे क्या, जैसे क्या, ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड, कंपाउंड्स लाइक क्या क्या हो सकता है, कोल, कोयला, कोयला समझते हैं, कोयले के छोटे छोटे कण है जी, क्ले, लंप्स, बात समझ रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ईटीसी, ये सब जो है ना ये ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड है। ये कैसे पदार्थ हैं साहब, ऐसे पदार्थ जो कैसे हैं, किस तरीके से आप इन्हें कह सकते हैं कि आपत्तिजनक पदार्थ हैं। तो मैं यहां इसी बात को हिंदी में लिख रहा हूं कि मिलावे में, मोटे मिलावे में, ऐसे लिख रहा हूं, मोटे मिलावे में आपत्तिजनक पदार्थ जैसे कोयला, मृतिका इत्यादि इत्यादि 5%, सर याद रखना ये परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम में, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी आप ऐसे समझिए, इस कहानी को आप ऐसे समझकर बात को क्लियर कर सकते हैं कि भैया ऐसी स्थिति है। ये पहला रिकमेंडेशन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम दूसरे रिकमेंडेशन पर चलते हैं और दूसरा रिकमेंडेशन अपना क्या है वो देखते हैं कि किसी भी मिलावे में यानी कोर्स एग्रीगेट में किसी भी तरह का हार्मफुल साल्ट, केमिकल, यह सब उपस्थित नहीं होना चाहिए, ना ही ऑर्गेनिक मैटर। तो हम थोड़ा यह बात भी मेंशन कर देते हैं, इसी बात को थोड़ा आगे करके। दूसरा, हार्मफुल साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर, हार्मफुल salts and organic matter should not be present in coarse aggregate। कोर्स एग्रीगेट में यह सब नहीं होने चाहिए, कोर्स एग्रीगेट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं इस बात को हिंदी में भी आपके लिए लिखता चलता हूं कि हानिकारक लवण, और कार्बनिक पदार्थ, हानिकारक लवण और कार्बनिक पदार्थ मोटे मिलावे में नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो ये बात तो एक रिकमेंडेशन थी। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि 20 mm का कोर्स एग्रीगेट, 40 mm का कोर्स एग्रीगेट, तो ये क्या चक्कर है, थोड़ा ये बताइए। 20 mm 40 mm कि किसी कोर्स एग्रीगेट की माप को कैसे डिसाइड करते हैं, कोर्स एग्रीगेट की माप को कैसे डिसाइड करते हैं, थोड़ा ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 mm एग्रीगेट, 30 mm एग्रीगेट, 40 mm एग्रीगेट, व्हाट इज द मीनिंग। तो इसका मतलब है नॉमिनल साइज से। किसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, नॉमिनल साइज से। और नॉमिनल साइज का मतलब क्या होता है, थोड़ा इस बात को हम समझाते हैं, फिर फाइंड एग्रीगेट पे चलते हैं। थोड़ा सा यहां मेंशन कीजिए, फिर से नोट करके मेंशन कीजिए और लिखिए। क्या लिखना है आपको, कोर्स एग्रीगेट्स is described by its nominal size। coarse aggregate is described by its nominal size। ऐसे लिखो, coarse aggregates are described by its nominal size। what is the meaning of nominal size, sir? nominal size, that is 20 mm, 10 mm, 40 mm etc। भैया 10 mm, 20 mm, 40 mm इस तरीके से हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा नॉमिनल साइज का मतलब बताइए। कमेंट है आपका कुछ, क्या कह रहे हैं आप लोग? सिव एनालिसिस से सर शायद किस बारे में जीके,
क्या कहना चाह रहे हो सिव एनालिसिस से करते हैं? आइए हम लोग यहां बात करते हैं कि कोर सेग्रीगेट के बारे में बात करें तो कह रहे हैं कोर सेग्रीगेट को हम किससे डिफाइन करते हैं? नॉमिनल साइज से डिफाइन करते हैं। आप लोग को आगे मैं बताऊंगा कि 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल साइज? नॉमिनल साइज के अगर मतलब की बात करो तो देखो, बात ध्यान से समझो। ये चालनी है, हमने क्रम से एक चालनी यहां लगा रखी है, इसके बाद यहां दूसरी चालनी है, इसके बाद तीसरी है, चौथी चालनी, पांचवी चालनी, क्रमशः ऐसी चालनियों का सीरीज लगा हुआ है। चालनी विश्लेषण में हम ऐसे ही करते हैं। तो वह चालनी जिससे एग्रीगेट पूरी तरह 100% पास हो गया हो, हाँ 100%, अब इसके जस्ट ऊपर वाली चालनी पर 100% रुक गया हो, भैया इसी चालनी से जिससे ये 100% पास हुआ है, इसी चालनी के माप को हम क्या बोलते हैं? हाँ, जिससे ये 100% क्या हुआ है? देखो बात ध्यान से समझो। हम चालनी विश्लेषण में क्या करते हैं? चालनियों को क्रम से लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं, एक चालनी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, ऐसे क्रम से लगाते हैं। तो भैया वह माप या चालनी की वह माप जिससे एग्रीगेट पूरी तरह पास हो गया, ठीक है, लेकिन उसके नीचे जिस पर यह पूरी तरह 100% रिटेन कर गया है चालनी की यही माप, हाँ, जिससे ये पूरी तरह पास हुआ है, इसी चालनी की माप को क्या बोलते हैं? नॉमिनल साइज। और इसी साइज से एग्रीगेट को बुलाया जाता है। जैसे कोई एग्रीगेट हो तो भैया ये 20 mm की चालनी से पूरी तरह पास हो गया, लेकिन 10 mm की चालनी पर पूरी तरह रुक गया है, 100% रुक गया है, तो 10 mm उसका क्या, सॉरी 20 mm क्या होगा उसका? 20 mm क्या होगा? 20 mm उसका नॉमिनल साइज होगा। समझ गए? तो नॉमिनल साइज का मतलब क्या है? जिस चालनी से एग्रीगेट पूरी तरह पास हो जाए। वैसे ही एक कोर्स एग्रीगेट को हम उसकी नॉमिनल साइज से डिफाइन करते हैं, जैसे 20 mm, 40 mm, 10 mm, इसका मतलब है कि एग्रीगेट 20 mm की चालनी से पूरी तरह पास हुआ है। समझ गए? और इसके जस्ट नीचे वाली चालनी पर पूरी तरह रिटेन किया हुआ है, तो आप ऐसे डिफाइन करते हैं। यानी किसी एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट कब कहेंगे? तो कोर्स एग्रीगेट कहने की क्या शर्तें थी, तो मैंने आपको यहां बताया। क्या बताया? कि भाई कोर्स एग्रीगेट कहने की पहली शर्त है कि जब भी कोई एग्रीगेट हम चाल रहे हो, हाँ, भारतीय मानक चालनी संख्या 480 से, इंडियन स्टैंडर्ड सीप, हाँ, नंबर 480 सीप का मतलब क्या है? उसका साइज कितना हुआ? 4.75 mm। इस चालनी से हम पूरी तरह क्या कर रहे हो? चाल रहे हो। तो एग्रीगेट क्या कर जाए भैया? पूरी तरह, इधर समझो, या तो इस चालनी पर रुक जाए या मिनिमम 90% तो कम से कम इस चालनी पर रुक जाए, तो ऐसा एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोर्स एग्रीगेट। यानी जब किसी एग्रीगेट को 4.75 mm की चालनी से चला जाए तो मिनिमम 90% एग्रीगेट 100% रुक जाए तो वेल एंड गुड। मिनिमम 90% 4.75 mm की चालनी पर रुक रहा हो तो ऐसा एग्रीगेट का कहलाता है कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। कोर्स एग्रीगेट के बारे में कुछ और कहानी भी थी। क्या कहानी थी? जैसे मैंने पहली बात बताई, मैंने कहा कोर्स एग्रीगेट में या किसी मोटे मिलावे में 5% से अधिक कोई भी हानिकारक, हाँ, आपत्तिजनक पदार्थ नहीं होने चाहिए। आपत्तिजनक पदार्थ जैसे कोयला, हाँ, कोयले के छोटे छोटे ढेले, ये सब नहीं होने चाहिए। आगे चलकर मैंने फिर आपसे कहा, मैंने कहा भाई एक और बात है, ऑर्गेनिक मैटर्स, हाँ, साल्ट, यह सब भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम लोग ने चर्चा करी है, मैंने कहा कोर्स एग्रीगेट को हम जो दर्शाते हैं ना, उसकी नॉमिनल साइज से दर्शाते हैं कि 20 mm का कोर्स है, 40 mm का कोर्स है। 30 mm का मतलब क्या है? जिस चालनी से वो पूरी तरह पास हो रहा हो, इसके नीचे वाली चालनी पे पूरी तरह रुक रहा हो, तो जिससे पास हो रहा है वही साइज क्या हो गई? नॉमिनल साइज। समझ आई कहानी? नाउ कमिंग टू द फाइन एग्रीगेट। दूसरा फाइन एग्रीगेट, महीन मिलावा। फाइन एग्रीगेट। बात समझ में आ गई है यहां तक? मुझे एक बार बताइए तो हम महीन एग्रीगेट पर बात करें, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातचीत है। हाँ, बताएं, यहां तक बात समझ में आ गई तो हम फाइन एग्रीगेट पर बढ़ें। ठीक है, चलिए फाइन एग्रीगेट की तरफ चलते हैं। किसी एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट कब कहते हैं? सवाल ये है। तो यहां भी सेम कहानी चलेगी कि जब किसी एग्रीगेट को हम यहां समझो ऐसे ही, इसी से बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। जब किसी एग्रीगेट को हम
भारतीय मानक चालनी संख्या 480 से चाल रहे हो, कौन सी चालनी? वही इंडियन स्टैंडर्ड सीप। कौन सी सीप? आईएस सीप नंबर आईएस 4.75 mm सीप। साइज क्या होगा? नंबर कितना होगा? सीव नंबर कितना होगा? सीव नंबर 480। इससे हम चाल रहे हो किसी एग्रीगेट को, किसी भी एग्रीगेट को लेकर आप इससे चाल रहे हो। ये आपका एग्रीगेट है। आप किसी एग्रीगेट को जब कभी भारतीय मानक सीप संख्या 480 यानी 4.75 mm की सीप से चाल रहे हो, तो मिनिमम जो है, मिनिमम कह रहा हूं सर मैं, मिनिमम 90% कम से कम एग्रीगेट का पास हो जा रहा हो। 100 हो जाए तो वेल एंड गुड। मिनिमम 90% क्या हो जा रहा हो? पास हो जा रहा हो। और मैक्सिमम 10% क्या कर रहा हो? रिटेन कर रहा हो। तो भैया ऐसे एग्रीगेट को हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहेंगे? फाइन एग्रीगेट। यानी जब किसी एग्रीगेट को भारतीय मानक चालनी संख्या 4.75 mm से हम चाल रहे हो, कितने mm से? 4.75 mm से चाल रहे हो, और एग्रीगेट का मिनिमम 90% क्या कर रहा हो? पास कर रहा हो, तो भैया ऐसा एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट कहलाएगा। 100% पास कर जाए तो वेल एंड गुड है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 90% पास होना चाहिए। तो ऐसे एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एग्रीगेट को क्या बोलेंगे हम? फाइन एग्रीगेट, महीन मिलावा बोलेंगे। ठीक है, कहानी समझ गए? लेकिन इतनी कहानी तो ये बच्चों वाली थी। अब मजे की बात क्या है? देखो, एक सामान्य राइटर जब लिखता है ना, तो कैसे लिखता है कि जब किसी एग्रीगेट को 4.75 mm की चालनी से चाला जाए, तो एग्रीगेट यदि पूरी तरह 4.75 पर रुक रहा है, पूरी तरह का मतलब है ऑलमोस्ट वही 90% रुक रहा हो तो कोर्स है, और ऑलमोस्ट पास हो रहा हो तो फाइन है। यही कहते हैं लोग। आप यहां बात कीजिएगा ऐसे, समझ गए? चलिए, अब इतना तो बच्चों वाली बात है, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं, सब लोग बता भी देते हैं कि हाँ सर ऐसा चल रहा है। ठीक, लेकिन अपनी चर्चा का जो मुख्य विषय है फाइन एग्रीगेट के संबंध में रिकमेंडेशन। तो नोट डालिएगा और लिखिएगा। पहला पॉइंट समझिए, मैंने तुमसे ये कहा कि ठीक है 10% पार्टिकल किसी फाइन एग्रीगेट में 4.75 mm से बड़े हो सकते हैं। कोई बात नहीं, बड़े हो सकते हैं। क्यों भाई? जो लोग लाइव जुड़े हैं उनको बात पूरी समझ में आ रही है? जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं उनको पूरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम नोट करके यहां बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पहली बात करेंगे, जैसे मैंने तुमसे एक बात देखो यहां कही है कि किसी फाइन एग्रीगेट में 10% पार्टिकल जो है 4.75 mm से बड़ा हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है, हाँ। लेकिन कितना बड़ा हो सकता है, इसका नियम है कि किसी भी फाइन एग्रीगेट में 10% पार्टिकल तो 4.75 mm से बड़े हो सकते हैं, अधिकतम 10% पार्टिकल बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी माप 10 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो एग्रीगेट यहां रुक रहा है ना, ये 10 mm वाला, इसका साइज 10% जो ये रुक रहा है, बात समझो। 100 पास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फाइन है ही है। अगर 10 रुक रहा है तब भी फाइन है, लेकिन ये जो 10 रुका है इसका साइज जो होना चाहिए, ये साइज सर जी 10 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये प्रश्न अभी रिसेंट में पूछा था। तो लोगों को पता ही नहीं चला कि फाइन एग्रीगेट में पार्टिकल 10 mm से बड़ा भी होता है, सॉरी 4.75 mm से बड़ा भी होता है। हाँ होता है, 10% पार्टिकल बड़ा होने देने की अनुमति है, लेकिन वह जो बड़ा पार्टिकल है ना, 10, वो उसकी माप 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक रिकमेंडेशन है। आप लोग को बात यहां तक समझ में आई है? तो मैं आगे चर्चा करूं? आ गई है बात तो हम आगे चर्चा करें। थोड़ा बताइए, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? बात आ गई है तो हम आगे चर्चा करें। हाँ ठीक है, तो हम यहां बात करें अकॉर्डिंग टू IS 383, IS 383 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IS 383, इन अ फाइन एग्रीगेट मैक्सिमम 10% particles, maximum 10% particles in a fine aggregate, maximum 10% particles have size greater than 4.75 mm.
10% पार्टिकल जो है भैया 4.75 mm से बड़ा हो सकता है, लेकिन बट इन नो केस इट इज ग्रेटर देन, या इट शुड बी ग्रेटर देन इट, हाँ, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिख दो, छोड़ो, इट शुड बी ग्रेटर देन 10 mm, ऐसे लिख दो, बट इट शुड बी लेस देन 10 mm। और ये बात अभी एग्जाम में पूछी थी, ये बात अभी एग्जाम में पूछी थी कि भैया किसी फाइन एग्रीगेट में जो 10% पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो किससे बड़े हो सकते हैं, 4.75 mm से बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी माप 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसी बात को हिंदी में, किसी महीन मिलावे में 10% कण 4.75 mm से बड़े हो सकते हैं, से बड़े हो सकते हैं, परंतु इनकी माप 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोग को? क्या ये बात समझ में आ गई? ये पहला रिकमेंडेशन है और हर रिकमेंडेशन एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आता है। आप लोग डीप स्टडी कीजिए, डिटेल्ड स्टडी कीजिए हमारे साथ, लेकिन एकदम धैर्य बनाकर कीजिए। समझ गए? क्योंकि हमारा मानना है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, नॉट फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट चलना चाहिए। तो यही चलिए। अच्छा देखो यार, जनरली फाइन एग्रीगेट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? सैंड का प्रयोग करते हैं। तो एक बात ऐसे लिख सकते हो, जनरली इन फॉर्म ऑफ फाइन एग्रीगेट वी यूज सैंड। क्या यूज करते हैं? सामान्यतः हम महीन मिलावे के रूप में, हाँ, सामान्यतः हम महीन मिलावे के रूप में बालू, सैंड का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है, ये सब जानते हैं आप। इसमें कुछ ऐसा नया कहानी नहीं बोल दिया है मैंने जो आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक। लेकिन ये बात कहने के पीछे एक उद्देश्य थी मित्र, और आप कहेंगे सर वो क्या उद्देश्य था, वह भी बता दीजिए। जब इतनी बात कर ही रहे तो वह उद्देश्य भी बता दीजिए। मैंने कहा वह उद्देश्य ये था कि हम बालू का करना चाहते हैं वर्गीकरण। IS 383 ने बालू को 4 जोन में बांटा है। कितने जोन में? 4 जोन में। और हम उन चारों जोनों के बारे में ही बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए। क्या कह सकते हैं? IS 383 ने, अरे भाई इस बात को पहले अंग्रेजी में लिख दें हम, बड़ा चक्कर है, अंग्रेजी हिंदी है, कुछ दिन में तुम लोग उर्दू फारसी सब में डिमांड करोगे। अकॉर्डिंग टू IS 383, sand is classified in 4 zones। ये नंबर पूछा गया है जी, 4 जोन्स, ठीक। अच्छा, इसी बात को मैं यहां हिंदी में लिख दे रहा हूं। IS 383 के अनुसार 383 के अनुसार बालू को 4 जोन में वर्गीकृत किया जाता है। अब वो चारों जोन कौन से हैं? ये जोन आपसे एग्जाम में पूछता है। सो आई एम राइटिंग जोन 1, जोन 2,
जोन 3, जोन 4, जोन 4। तो 4 जोन में हम बांटते हैं। कितने जोन में? 4 जोन में। चलो इसको थोड़ा रोमन में लिख के अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं। 3, 4। बालू को कितने जोन में बांटते हैं भैया? 4 जोन में। पहले जोन की बालू जिसको हम क्या बोलते हैं? कोर्स सैंड। क्या बोलते हैं? कोर्स सैंड। दूसरे को बोलते हैं हम मीडियम सैंड। तीसरे को बोलते हैं हम फाइन सैंड। और चौथे को बोलते हैं हम वेरी फाइन सैंड। वेरी फाइन सैंड। तो ये हम लोग नाम देते हैं। अब पार्टिकल साइज भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट शुड बी द पार्टिकल साइज एज पर ग्रेड। तो आप बताइए कि भैया कोर सैंड का पार्टिकल साइज 4.75 mm से छोटा होगा, सॉरी छोटा होगा, और 2 mm से क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा, दूसरी बात करो, हाँ मीडियम सैंड की। मीडियम सैंड का पार्टिकल साइज जो होता है ना, वो 2 mm से छोटा होता है और बड़ा होता है 0.6 to 5 mm से। 0.6 to 5 mm से। 475 कह दीजिए आप, ज्यादा अच्छा है। 0.475 कह दीजिए, ज्यादा अच्छा है। हमने यहाँ एक गलती कर दी और हम लिख देते हैं 475 mm। हाँ जी, नेक्स्ट बात करो, यहाँ पार्टिकल साइज, यहाँ बात करो पार्टिकल साइज 0.475 mm से छोटा होगा और बड़ा होगा 0.075 mm से। 0.075 mm से। और इफ साइज इज लेस देन पॉइंट कितना? 075, तो भैया ऐसी सैंड को वेरी फाइन सैंड कहते हैं। और इस सैंड का प्रयोग निर्माण कार्यों में वर्जित है। वेरी फाइन सैंड का प्रयोग वर्जित है, नहीं करना चाहिए आपको। बात समझ गए? इतनी बातचीत है, इतनी बातचीत फाइन एग्रीगेट के संबंध में थी जो मैंने आपको बताई। अब चर्चा का हमारे अगले विषय होगा, अगला विषय होगा थर्ड, तीसरा, ऑल इन एग्रीगेट। कौन सा? ऑल इन एग्रीगेट या मिक्स्ड एग्रीगेट। मिक्स्ड एग्रीगेट, सम्मिलित मिलावा, जिसमें कोर्स भी हो, फाइन भी हो, दोनों बातें हो, ऐसा हिसाब किताब चलेगा। ऐसा हिसाब किताब चलेगा। तो ये हिसाब किताब है सर। ठीक, ऑल इन एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट। चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं ऑल इन एग्रीगेट की। जब किसी एग्रीगेट में दोनों मापें उपलब्ध हो ना, तब आप ऐसे एग्रीगेट को ऑल इन एग्रीगेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल इन एग्रीगेट बोलते हैं। बोल लिया जाएगा, क्या चक्कर है? बोल लेंगे हम, क्या दिक्कत है? तो अपना एग्रीगेट कौन सा? ऑल इन एग्रीगेट। समझ में आ गई यहां तक बात? मुझे एक बार कमेंट में बताइए, क्या यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गई है? यहां तक आ गई है तो हम नेक्स्ट बात कर लें ऑल इन एग्रीगेट की, फिर चले हम अगला क्लासिफिकेशन करने शेप के बिहाफ पर। बताएं मित्र। ठीक है, अगला एग्रीगेट मिश्रित मिलावा। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे बोलिए, जब किसी एग्रीगेट में ऐसे लिख देते हैं, इफ एग्रीगेट कंटेन्स both coarse aggregate and fine aggregate। बस इतनी बात पर्याप्त है मुझे लगता है। इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, जब किसी निश्चित अनुपात में दोनों दोनों कोर्स और फाइन दोनों उपलब्ध हो, तब आप ऐसे एग्रीगेट को क्या बोलेंगे?
मिश्रित मिलावा, ऑल इन या मिक्स्ड एग्रीगेट। ठीक, तो हम यहां बोल रहे हैं जब किसी मिलावे में दोनों महीन एवं मोटा मिलावा एक निश्चित अनुपात में उपलब्ध हो, बस फिर क्या है, आप उसे ऑल इन या मिक्स्ड एग्रीगेट की श्रेणी में रखते हैं, आप उसे ऑल इन या मिक्स्ड एग्रीगेट कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ एग्रीगेट। हाँ, मिलावे के आकार के आधार पर वर्गीकरण, मिलावे के आकार के आधार पर, मिलावे के आकार के आधार पर। अब भैया मिलावे के आकार के आधार पर बात करो तो एग्रीगेट 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। पहला जो आपको पढ़ने को मिलेगा दैट इज राउंडेड एग्रीगेट, गोल मिलावा। दूसरा जो पढ़ने को मिलता है सब राउंडेड, सब राउंडेड। तीसरा जो, इसी को हम इर्रेगुलर कहते हैं, इर्रेगुलर एग्रीगेट। तीसरा जो हमें देखने को मिलेगा थर्ड इज एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर। चौथा जो देखने को मिलता है, ऐसे चौथा लिख दीजिए, फोर्थ वन फ्लैकी। पांचवा जो देखने को मिलता है इलोंगेटेड, और छठा जो देखने को मिलेगा, लास्ट वन, छठा जो देखने को मिलता है वो है क्यूबिकल, क्यूबिकल एग्रीगेट, एग्रीगेट, एग्रीगेट एंड एग्रीगेट। तो भैया एग्रीगेट जो है जब शेप के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाएगा तो 6 प्रकार का देखने को मिलेगा। ये 6 प्रकार का एग्रीगेट देखने को मिलेगा, और इसमें आइडियल शेप जो है ना, आइडियल शेप ऑफ एग्रीगेट दैट इज क्यूबिकल शेप इज नोन एज आइडियल शेप ऑफ एग्रीगेट। तो मैं अभी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें कहानी का अगला हिस्सा देखेंगे और एक एक एग्रीगेट को डिटेल्ड में जानेंगे, इनका शेप, साइज, सब कुछ पढ़ेंगे, और फिर एग्रीगेट, एडमिक्सचर, वाटर, यह खत्म होने के बाद हम प्रश्नों की श्रृंखला पर आएंगे। समझ गए? क्योंकि पहले आपको थ्योरी थोड़ी बता दें ताकि क्वेश्चन कराने लायक हालत हो जाए। बीच बीच में न्यूमेरिकल छोटे मोटे कराते चलेंगे हम, परेशान मत होइएगा। लेकिन जब एक पर्याप्त मात्रा में थ्योरी हो जाएगी देन वी विल डिस्कस ऑन ऑब्जेक्टिव सेशन, न्यूमेरिकल सेशन। उसमें क्वेश्चन फिंगरप्रिंट के, यूथ के, एई के, जेई के, जितनी किताबें वाईसीटी की आती हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, ईएससी के रहेंगे, गेट में जो कभी कभार एक आध क्वेश्चन आए हैं वो रहेंगे, और गुप्ता एंड गुप्ता, आरगोर, खुरमी, एस होंडा, एस के दुग्गल, इन सबके क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ विदा दीजिए हमें, और यह सेशन अपने मित्रों तक पहुंचाइए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, मेहनत करना चाहते हैं, उनको हमारे साथ जोड़िए। इस मुहिम का आप ही कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, आप ही इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाएंगे, हर उस बच्चे तक पहुंचाएंगे जिसे जरूरत है हमारी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोग से हम फिर मुलाकात करेंगे कल पुनः 3 बजे। थैंक यू।